I have with me the Honorable Chief Election Commissioner, Shri Rajiv Kumar ji, the Honorable Election Commissioner, Shri Arun Goyal ji. We also have with us senior officials from ECI headquarters in Delhi and CEO UP, Shri Navdeep Rinwai. I am B. Narayanan, DG Media for the Commission. The format is as follows. आपको सबको मैंने समझा दिया पहले, फिर भी करता हूँ. There will be opening remarks by CEC along with the presentation. Unfortunately, we have a problem with the screen, so we won't be able to show the presentation here. Okay, it will be shown here. But anyway, we'll distribute the PDF copy. Following this, there will be a brief question and answer session. When you want to ask a question, raise your hand. Wait for your chance to be called to put your question. I will direct the mic to come to you. When it's your turn, introduce yourself and your organization, and then ask your question. Please keep your mobiles on silent. Sir, it's over to you. माननीय निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण गोयल जी, उत्तर प्रदेश के सीईओ श्री नवदीप रिनवा जी, उपस्थित सभी पत्रकारगण, प्रेस के मीडिया साथियों, सर्वप्रथम जो टेक्निकल कारण से थोड़ा डिले हुआ वो उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं कि थोड़ा शुरू देर से कर रहे हैं. आपका स्वागत है इस प्रेस वार्ता में. और चुनाव के समय में, इस पर्व में, आपके माध्यम से मैं इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करूं, उत्तर प्रदेश के सभी वोटर्स को अभिनंदन. आपकी माध्यम से हम क्या चुनाव की तैयारी है 2024 की, ये आपको ब्रीफ करेंगे. लोकतंत्र के इस महापर्व में जो 2024 का चुनाव होने वाला है, उसकी तैयारियों का पूरा समीक्षा करने के लिए हम लोग 3 दिन से यहाँ हैं. किस प्रकार से ये त्यौहार बिल्कुल प्रलोभन मुक्त और फ्री और निष्पक्ष और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से हो चुनाव, इसके लिए हम 3 दिन से समीक्षा कर रहे हैं. तो इसमें कैसे ये करेंगे, ये मैं इस प्रेस के माध्यम से आपको बताऊंगा. आप अवगत हैं कि आपका प्रदेश देश के सबसे बड़े प्रदेश के रूप में है. बहुत सारी कंट्रीज़ भी इससे छोटी हैं और इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रेट्स हैं वो भी यहाँ सबसे ज़्यादा हैं. तो हमारा प्रयास है कि इनको एक बहुत अच्छा चुनावी तजुर्बा दिया जाए और सबको अधिक से अधिक मात्रा में वोटिंग के समय में लाया जाए. इससे पहले कि मैं चुनाव की पूरी समीक्षा आपको बताऊं, ये आश्वस्त हम सबको करना चाहते हैं कि चुनाव बहुत ही निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से होंगे और इसमें हमने तैयारी की है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए उपलब्ध कराई जाए. जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको सबको बराबर की भागीदारी और समानता के अवसर मिलें, कहीं किसी के साथ पक्षपात न हो. कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा. शुरू करने से पूर्व हमने सबसे पहले, जब हम यहाँ आए तो हम सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज से मिलते हैं ताकि उनकी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं ये हम पहले जान सकें और उसी हिसाब से अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को ताकीद कर सकें. तो कमीशन ने 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे निमंत्रण पर मिलने आई. आप, बीजेपी, CPIM एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल हैं, और जो स्टेट पार्टीज़ हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और अपना दल. तो इन लोगों ने क्या कहा हमसे, ये मैं पहले आपको बताऊंगा और उनकी क्या मांगें थीं और उनकी क्या आशंकाएं थीं, और उसके बाद उस पर हम क्या करेंगे ये भी मैं आपको जवाब दूंगा बीच में. तो सबसे पहला उनका कहना था कि चुनाव आयोग द्वारा जो हाई स्टैंडर्ड्स स्थापित किए गए हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के, उनका और पालन सख्ती के साथ में उत्तर प्रदेश में किया जाए. 2024 के चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए सुनिश्चित की जाए. प्रशासन में जो नीचे के स्तर के पदाधिकारी हैं, जो DMs और SPs के नीचे के स्तर के पदाधिकारी हैं, वो भी निष्पक्ष तरीके से काम करें. उनको इस तरीके की सेंसिटाइजेशन की जाए, ताकीद दी जाए और चेतावनी देनी है तो चेतावनी दी जाए. पुलिस और सभी महकमे के लोग बिल्कुल निष्पक्षता से और लेवल प्लेइंग फील्ड के तरह से काम करें. चुनावों में धन और किसी भी बाहुबल का प्रयोग ना हो, ये भी उनकी मांग थी. पुलिस को उनका कहना था कि सेंसिटाइज किया जाए कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, घरों पर अगर झंडे लगे हैं या कोई चुनाव की प्रक्रिया है तो उसको ज़बरदस्ती ना हटाएं. अगर उसने परमिशन दी है प्राइवेट व्यक्ति ने तो ना हटाएं.
ये भी कहना था उनका कि गाड़ियों पर से झंडे अगर जो स्वीकृत गाड़ियां हैं उनमें से ना हटाया जाए प्रचार की। कुछ सुविधा के लिए ये भी कहना था कि जो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनको चेकबुक जो है बैंक से बहुत छोटी छोटी मिलती है खर्चे के समय में, हमने ये ताकीद की हुई है कि सभी खर्चा चेक के माध्यम से होगा। तो उनका कहना था चेकबुक थोड़ी जल्दी बड़ी दिलवाई जाए। जो चुनाव रैलियां या कोई भी चीज़ पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूरत है, जैसे फील्ड आवंटन करने की ज़रूरत है, गाड़ियों की परमिशन है, वो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के आधार पर दी जाए। ऐसा नहीं कि मैंने पहले ग्राउंड की एप्लीकेशन दी और मेरे बाद कोई आया उसको आपने दे दिया। मतदाता सूची के बारे में सभी पार्टीज़ का कहना था कि काफ़ी मेहनत हुई है, काफ़ी अच्छा बना है, बहुत सारे लोगों को प्योरिटी के लिए काम किया गया है, लेकिन अभी भी अगर कुछ लोगों का डिलीशन या एडिशन होना है तो वो किया जाना चाहिए। प्रमाणित निर्वाचन सूची की कॉपी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो हाई राइज बिल्डिंग है, ताकि अर्बन एपैथी को रोका जा सके, उनमें बूथ बनाए जाने चाहिए, ऐसा उनका कहना था। गर्मी का समय होगा तो सभी पोलिंग स्टेशंस पे आवश्यक सुविधाएं जिसमें शेड हो, पीने का पानी हो, टॉयलेट हो, मेल फीमेल दोनों अलग अलग, और रैंप भी हो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को चढ़ने के लिए, ये भी उनकी मांग थी। ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता अभियान चलाया जाए, और जैसे मैं आपको बताऊंगा, बहुत यंग वोटर्स की बढ़ोतरी हुई है राज्य में और पूरे देश में, उनके लिए भी विशेष अभियान चलाया जाए। ईवीएम के बारे में भी कुछ लोगों की आशंकाएं थीं। उनका कहना था कि कोई ईवीएम का विरोध नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि ईवीएम ना हो, बट ये कहना था कि आप इसको और ऐसे साधन अपनाएं जो विश्वास और जग सके। कुछ ने कहा कि 50% बीबीटी को काउंट कराइए, कुछ ने, एक दो पार्टी ने कहा कि आप रैंडम तरीके से चुनिए जिसकी आप चेकिंग करते हैं पोस्ट के समय में। मुझे अफसोस है कि आपको प्रेजेंटेशन में नहीं दिखाई दे रहा है सब दिखता, हम इसको साथ ही साथ आपको सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। ईवीएम का मूवमेंट सरकारी गाड़ी में हो, सबकी ये मांग थी। वोटिंग के बाद उसके बाद में प्रोसेस में वीडियो वैन्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टी को मिलती हैं, वो उनकी परमिशन जल्दी से जल्दी मिले। वोटिंग के समय में कुछ लोगों का डुप्लीकेट वोट डालने का इम्पर्सोनेशन होता है, उसको रोका जाए। किसी पोलिंग एजेंट को बाहर ना निकाला जाए। वोटिंग के बाद में जो कितने वोट उस बूथ पर पड़े, इसकी सूचना फॉर्म 17C में पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाए, ताकि जब काउंटिंग का समय आए तो वो देख सकें कि जितने वोट पड़े थे उतने ही काउंटिंग के समय निकल रहे हैं। काउंटिंग के हर राउंड में उनके पोलिंग एजेंट्स का दस्तखत कराया जाए, ताकि एक आधार बना रहे, विश्वास बना रहे। पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाए। ये सब मांग थी। अब मैं आपको इनके सबके उत्तर दूंगा समय समय के जैसे जैसे आएगा। और एक विषय में ऊपर बोल गया था, बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी के रूप में हमसे मिली थी। फ्रेंड्स, कुछ आप देख सकते हैं ऊपर, लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। 80 सीटें आपके यहाँ हैं, जिसमें से 63 सामान्य, 17 सीटें अनुसूचित जनजाति की हैं। इस बार जो इलेक्टरल रोल प्रकाशित हुआ है उसमें टोटल संख्या वोटर्स की 15.29 लाख 22 करोड़ है, जिसमें से महिलाओं की संख्या 7.15 है। थर्ड जेंडर भी हमने बहुत प्रयास किया है कि जो समाज में जितने भी वर्ग हैं, वो जितने भी लोग हैं, वो सब जुड़ सकें। तो इसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की संख्या भी बहुत बढ़ी है, और जो थर्ड जेंडर हैं उनकी भी संख्या बढ़ी है। हमारे यहाँ जो 100 वर्ष से अधिक के मतदाता हैं उनकी भी संख्या 31,000 है। ये भी हमारे लिए बड़ा एक उसका विषय है संतुष्टि का, कि 100 वर्ष से भी अधिक के मतदाता राज्य में 31,000 से ऊपर है। एक जनजातीय समूह भी है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पर्सन विद पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है बुस्का, उसका भी 100% एनरोलमेंट किया गया है। ड्यूरिंग SSR बहुत ही प्रयास हुआ कि इसको प्योर किया जाए। एडिशंस, डिलीशंस, हर समय पर इसकी सूची पूरे SSR के अक्टूबर से लेके जनवरी के बीच में
पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में वहाँ भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और एसपीज हैं उनको गाइडलाइंस स्पष्ट दी गई हैं कि उन पर भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज को छोड़ के पूरी की पूरी चेकिंग होनी चाहिए, ताकि ऐसा साधन ना बने कि वो जो ज़मीन से नहीं आ पाया वो हवाई मार्ग से आने का व्यवस्था चालू हो जाए। बहुत जगहों में वैलेट के माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन करके भी वोटर्स को लुभाने की प्रक्रिया कहीं कहीं शुरू हुई है। तो सभी बैंकर्स को कहा गया है कि इस पर सख्त ध्यान रखें। अगर किसी एक अकाउंट से, ये सबको आपके माध्यम से मैं बता भी रहा हूं कि जो वो लोग करने की कोशिश करते हैं वो हमें मालूम है, वो ऐसा ना करें। करेंगे तो बहुत सख्ती से कार्रवाई होगी। आरबीआई को और बैंक्स को कहा गया है कि जो कैश लेके जाती हैं वैन्स एटीएम्स में भरने के लिए, वो रात में शाम में 5-6 बजे के बाद नहीं चलेंगी। ऐसा नहीं कि एम्बुलेंसेज में और इन वैन्स में ही छुपा कर कैश ले जाने की व्यवस्था हो जाए, ताकि ये तो सरकारी जगह से जा रही हैं। जो हमारे कैंडिडेट्स ने कहा था, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, कि उनको डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत होती है, तो बैंकों को ताकीद कर दी गई है। आज उनका आंसर दे रहा हूं मैं कि उन्हें अप टू 50-50 वाली 4 चेकबुक्स, जिस दिन वो अकाउंट एक हर कैंडिडेट को एक नया अकाउंट खोलना पड़ता है जब चुनाव में भाग लेते हैं, उसी से खर्चा करते हैं वो। और हमारी डायरेक्शन है कि सारा खर्चा उन्हें चेक से करना है, और चेक खत्म हो जाते हैं क्योंकि छोटा छोटा खर्चा भी है। तो 200 चेक की चेकबुक उन्हें एक बार में मिलेगी, और उसके बाद और जितना चाहेंगे वो पर्सनलाइज होके उनको मिल जाएगी। डीएम्स और एसपीज को बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करनी ही करनी है, इसका कोई विकल्प नहीं है। किसी भी पार्टी के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जो निष्पक्ष नहीं है। जो डीएम और एसपी के नीचे के जो पदाधिकारी हैं वो भी ऐसा ही करें, ये करने की जिम्मेदारी उनकी है। हम डीएम और एसपी को जिम्मेदार ठहराएंगे अगर उसके नीचे के पदाधिकारी भी किसी तरीके का पक्षपात करेंगे तो। ईवीएम का मूवमेंट सिर्फ सरकारी गाड़ियों में होगा, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड उठाई थी। सभी वोटर्स को समय से पहले 4, 5, 6, 7 दिन पहले वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगे। ये भी एक रिक्वेस्ट करने का तरीका है कि आपका नंबर ये है और आप आइए। और जो उसको ना मिले, सबको मिलेगी वैसे तो, जिसको ना मिले वो हमारे नो योर वोटर हेल्पलाइन पर देख भी सकते हैं। बूथ्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए कहा गया है, खासतौर से उन बूथ्स को जहां पर एक ही लोकेशन पर 5, 7, 10 से ज़्यादा बूथ्स हैं। सभी जो ये भी मांग थी, जब वोटिंग खत्म हो जाएगी तो फॉर्म 17C में कितने वोट पड़े इसकी निश्चित रूप से सभी एजेंट्स को कॉपी दी जाएगी। ये भी एक उनकी मांग थी। दूसरी मांग ये भी थी कि जब काउंटिंग हो तो हर राउंड के बाद उनके पोलिंग एजेंट से हस्ताक्षर कराए जाएं, ये भी निश्चित किया जाएगा। ये भी इंस्ट्रक्शंस सबको दी जा रही हैं। एक ये भी मांग थी कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले की जाए, ये मांग को भी माना गया है। ये भी पहले ईवीएम से पहले उनकी काउंटिंग पहले शुरू की जाएगी। इस बार जितने कर्मचारी पोलिंग ड्यूटी में लगेंगे वो सबको वोट डालने की सुविधा पोस्टल बैलेट से फैसिलिटेशन सेंटर में दी जाएगी। ये भी एक इस बार की नई चीज़ है। फर्जी खबरों का एक बहुत बड़ा कारोबार चलता है चुनाव के समय में, या अदरवाइज भी आजकल चल रहा है। इस पर सभी डिस्ट्रिक्ट्स को निर्देश दिए गए कि सख्त कार्रवाई की जाए। सख्त से मतलब क्या है? अगर अफवाहें उड़ाकर माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो एक डेजिग्नेशन कर दिया गया है, एक सेक्शन 79 है आईटी एक्ट की, उसके अंतर्गत एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट हो गए हैं। इस राज्य में भी, सब राज्यों में अपॉइंट कराए जा रहे हैं। तो अपनी बात को सोशल मीडिया में कहने के लिए स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है देश में, उसका पालन रेस्पेक्ट करते हुए। उसका मतलब ये नहीं है कि अफवाह फैलाना और झूठ फैलाना भी उसका पार्ट है। तो दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए अगर कोई अफवाह ऐसी फैलाएंगे जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है या झूठ फैल सकता है, तो उन पर जो भी कानूनी कार्रवाई आईपीसी में या आईटी एक्ट में निर्धारित है, बाय फॉलोइंग द एंटायर ड्यू प्रोसेस, ऐसा नहीं कि किसी को ज़बरदस्ती कर लेंगे। फ्रेंड्स, टू सम अप, देश का बहुत बड़ा चुनाव है। 960
मिलियन यानी 96 करोड़ मतदाता, करीब 12 लाख मतदान केंद्र और करीब करीब 1.5 करोड़ लोग जो हमारे साथ इसमें मतदान कराने में जुड़ते हैं। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है मैन और मटेरियल के इतने बड़े मूवमेंट की, और आपका राज्य तो उसमें बहुत ही बड़ा है। हम इसको बहुत निष्पक्ष तरीके से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हिंसा के, बिना प्रलोभन के कराने के लिए पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प हैं और तैयार हैं। पूरी भी तैयारी हमारी तैयार है। आपके माध्यम से मीडिया हमारा सबसे बड़ा एलाई है पूरे चुनाव प्रक्रिया में। ये बात मैं कहता हूँ, आपके भी सामने कह रहा हूँ। कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है जिसमें हम आपको अलाउ नहीं करते। आपके माध्यम से ही हमें बातें पता लगती हैं कि क्या गलत है, क्या हमें और सुधारना है, और आप ही के माध्यम से हम वोटर से बात करते हैं। तो आपके नेचुरल एलाई होने के नाते मैं आपके माध्यम से पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि जितने भी वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश के, वो भारी मात्रा में बाहर निकलें, वोटिंग करने आएँ। और जो ये एक अवांछनीय स्थिति बनी हुई है कि वोटिंग की परसेंटेज कम से कम 7-8-9 परसेंटेज पॉइंट नेशनल एवरेज से कम है, 2024 के चुनाव में वो पूरी हो। यंग लोग, हर वर्ग के लोग हर जगह से आगे आएँ। वोटर की लिस्ट को बनाने में भी सबके साथ में बहुत काम किया गया है। लोगों ने स्लम्स में जाके, ईंटा भट्टा में जाके, बहुत जगह में वोटर्स को नया नया बनाया है। मल्टी स्टोरीज़ में, शहरों में, गाँव में सब लोग आएँ, और आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ के त्यौहार में भाग लें। धन्यवाद। Thank you, sir, for those detailed remarks. Floor is open for questions. आप पहले जो आप इनके पास माइक ले जाइए फर्स्ट, और उनके पीछे जो है वो सेकंड। हाँ, आपके पास आ रहा है माइक पीछे। हाँ सर, मैं हिंदुस्तान अखबार से हूँ, संतोष वाल्मीकि मेरा नाम है। मेरा सवाल ये है कि आपने 3 दिन यहाँ बैठकें की, समीक्षा की। आयोग उत्तर प्रदेश में अब तक हुई लोकसभा चुनाव की तैयारियों से पूरी तरह संतुष्ट है या नहीं, और अगर कोई खामी है तो उसे दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, और साथ ही संभावित चुनाव कार्यक्रम अगर बता सकें तो क्या होगा? ठीक है, आपके पीछे जो है कौन? हाँ, ये मैं रोहित मिश्रा हूँ, नवभारत टाइम्स से। पिछले कुछ समय से एक बात शिकायत की जा रही है कि जो राजनीतिक पार्टियों को मतदाता सूची दी जाती है और जो पोलिंग सेंटर पर मतदाता सूची होती है, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। इस पर भी कुछ बात राजनीतिक पार्टियों ने की है क्या, और अगर की है तो इसका समाधान क्या होगा? ठीक है, अभी इस साइड से लेंगे। आप मैडम सेकंड रो में जो हैं, आपको माइक दे दीजिए उनको। उसके बाद आपके पीछे जो हैं रो में वो होंगे। हाँ जी, मैं सुमन गुप्ता जनमोर्चा अखबार से हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि खासकर जब पोलिंग हो जाती है उसके बाद, जैसे 2022 के हम लोग ने इलेक्शन देखे, तो उसमें एक ऐसी स्थिति हो जाती है खासकर ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, और हम जर्नलिस्ट हैं और हमको प्रॉपर वे में ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, क्योंकि उस ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के ये समस्या आती है कि ये ईवीएम यहाँ ले जाई गई, वहाँ ले जाई गई, फिर वो प्रॉपर वे में ये नहीं आती है कि ये कौन सी ईवीएम थी, ये स्पेयर में रखी गई ईवीएम थी, खराब ईवीएम थी, या इस्तेमाल की गई ईवीएम थी। तो इसलिए इस पर भी एक मैं समझती हूँ कि हम जर्नलिस्टों को भी एक प्रॉपर वे में जानकारी दी जानी चाहिए, क्योंकि इसके कारण बहुत बड़ी भीड़, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा होती है, और प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन ना होने के कारण हम लोग के सामने भी समस्याएं आती हैं कि हम खबरों को कैसे टैकल करें। थैंक यू। और दूसरा सवाल एक साथ एक और जोड़ना चाह रही थी मैं, बहुत छोटा सा है। छोटा सा ये है कि अभी आपने कहा कि बॉर्डर पे और स्टेट बॉर्डर और इंटरनेशनल बॉर्डर को आप सीज करेंगे जिससे वो प्रभावित ना हो, लेकिन इन दिनों जो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत सारी दूसरी जगहों से भी प्रभावित होने की बातें आती हैं, और दूसरे देशों में भी ऐसी बातें आई हैं। तो आप हिंदुस्तान के इलेक्शन को कैसे दूसरे देशों के इन्फ्लुएंस से कैसे बचाएंगे, ये 2 मेरे सवाल हैं। आपके पीछे जो है उस साइड में चेक शर्ट, डार्क चेक शर्ट। मैं अनिल त्रिपाठी, युग जागरण अखबार से। नंबर 1 चीज़ तो जो मतदाता सूची है, अंतिम अनंतिम प्रकाशन हो गया, उसमें नाम है आदमी का। जब मतदान केंद्र पर जाता है तो वो क्यों वापस लौटता है, उसका नाम वहाँ नहीं रहता, क्या वजह है? दूसरी बात, आंकड़ा आपका बहुत अच्छा है,
जमीन पर तो अच्छा दिखना चाहिए, जमीन पर तो अच्छा दिखता नहीं है उस समय। मौके पर ये जो अभी मैम ने कहा कि ईवीएम का कैसे जा रही है, कहाँ जा रही, कहाँ रखी है, प्रत्याशी वहाँ झुंड लगाए खड़ा है, किसी को अंदर जाने दिया जाता है, किसी को नहीं जाने दिया जाता है, ये तमाम समस्याएं हैं। तो आपका जमीन पर दिखना भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, थैंक यू सर। Want to reply, sir? More questions? ठीक है। सर दिस इज़ काजी फराज फ्रॉम पीटीआई एंड मैं ये जानना चाहूँगा कि पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे इतना बढ़ रहा है, तो उसको लेके क्या आप लोग का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से टाई अप हुआ है उसको फैक्ट चेक करने के लिए, और या फिर जो इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स हैं IFCN सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ आप लोग कोई कैंपेन चलाने वाले? थैंक यू। इधर से प्रश्न लेता हूँ पहले। So you want to take? or शेड्यूल second? Yeah. शेड्यूल तो अभी आपको नहीं बता सकते, लेकिन जब भी बताएंगे सबसे पहले पत्रकारों को ही बताएंगे और किसी को पता नहीं लगेगा, आप ही के माध्यम से सबको बताएंगे। मैं बताता हूँ उसके बारे में। पहले जो 2 प्रश्न इधर से आए उनको लेना चाहता हूँ। एक आपने ईवीएम के बारे में पूछा कि वो कहीं भी जा सकती है, और एक आपने पूछा कि ज़मीनी चीज़ दूसरी है और आंकड़ों की चीज़ दूसरी है, परसेप्शन दूसरा है। इसके पीछे आप ये कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं मुझसे कि कह तो आप कुछ रहे हैं और नीचे कुछ और होता है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। इसको मैं प्रूव करता हूँ भी कैसे गलत धारणा है। प्रत्येक ईवीएम का कौन सा नंबर कौन से स्टेशन पे गया है, इसकी सूचना लिखित में पॉलिटिकल पार्टीज को, कैंडिडेट को, उसके एजेंट को है। एक एक का नंबर, कौन सी ईवीएम ट्रेनिंग में जाएगी, इसकी सूचना उनको है। कोई भी वेयर हाउस उनके परमिशन के बिना, उनके साथ में खड़े हुए बिना खुल नहीं सकता है। हर मशीन FLC होती है, उनके बिना नहीं हो सकती है। जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई भी प्रक्रिया ऐसी है जो चाहे किसी भी चीज़ से हो, वोटर लिस्ट पर भी आता हूँ अभी, वोटर लिस्ट बनाने की हो, किसी भी चीज़ की हो, वो बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के वहाँ प्रेजेंट हुए हो ही नहीं सकती। हर डिस्ट्रिक्ट में उनका पार्टिसिपेशन हुआ, उनकी संतुष्टि हुई, इसके मिनट्स उनके पास में रखे हुए हैं लिखित में। कोई भी मशीन, जब 17C की मैंने अभी बात की आपसे, उस पर भी नंबर रहता है। वो पोलिंग एजेंट को पोल क्लोज होने के बाद कौन से नंबर की मशीन में कितने वोट पड़े, ये उसके पास में लिखित है। जो उसका अधिकार है कि जब काउंटिंग शुरू हो तो पहले मिला ले कि यही नंबर की मशीन है। तो परसेप्शन को ऐसा रखा जाए जो ग्राउंड पर है, ये अगर फिर भी परसेप्शन है, बट ये वास्तविक रूप से असंभव। जो आपने मतदाता सूची की बात कही, हर डिस्ट्रिक्ट ने, अगर मैं आपको प्रोसेस समझाऊं तो 5 जनवरी 2023 को एक मतदाता सूची प्रकाशित होती है, जिसको कि फाइनल मतदाता सूची कहते हैं। जो इस समय शुरू हुई वो 5 जनवरी 2023 से शुरू किया। अक्टूबर 24 में उसका प्रकाशन किया जाता है प्रारूप, जिसकी 2-2 कॉपी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, ताकि जिसको देखना है, जिसको बताना है, फॉर्म भर लीजिए, फॉर्म से ऑब्जेक्ट कर लीजिए। 2 महीने तक ये प्रक्रिया चल रही। BLOs 100% फील्ड वेरिफिकेशन किए बिना किसी का नाम काट नहीं सकते। जितने नाम कटेंगे उसकी सूचना, और जितने नाम जुड़ेंगे उसकी सूचना प्रकाशन हर वीकली बेसिस पे बूथ अपने AERO को करना है। 1 महीने पर उसकी वेबसाइट पे डालना है। बीच में मीटिंग्स पॉलिटिकल पार्टीज के साथ करनी है, कम से कम 2 या 3 मीटिंग्स हर डिस्ट्रिक्ट में सबके साथ में हुई हैं। तो ये बहुत प्योर है। अगर फिर भी ऐसा लगता है कि किसी बूथ पर, किसी जगह पर, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रॉब्लम है, तो बताएं, उसकी फिर से जांच करेंगे। जिसने गलती की उसके ऊपर में भरपूर कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया का मिस इन्फॉर्मेशन एक गंभीर विषय है, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा। सेक्शन 79 में उसको टेक डाउन करने की अनेबलमेंट है, एक्ट कहता है। सेक्शन 69 IT एक्ट में ये भी कहता है कि आप उस वेबसाइट को बंद करा सकते हो अगर बहुत ही भ्रामक है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि सबका अधिकार है कि वो अपनी बात को रखें, तो हमें इतना भी टाइट नहीं
होना चाहिए कि वो हम अभिव्यक्ति की ही पर ही एक रोक लगा दें। अगर कोई हमारा क्रिटिसिज्म करना चाहता है, जैसे आप अभी पूछ रहे थे प्रश्न, तो उनको अधिकार होना चाहिए, करें और हम जवाब दें। लेकिन अगर कोई अफवाह करेगा तो उसके लिए सफिशिएंट रीजन, सफिशिएंट तरीका है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है इंटीग्रेटेड, जिसमें सोशल मीडिया, वेबकैम, 1950 एक हमारी और वो है टेलीफोन लाइन, जिस पर कोई भी शिकायत किसी भी समय करें या कोई सूचना लें, सी विजिल, इन सब का फीड वहाँ इकट्ठा रहेगा और त्वरित कार्रवाई वो करेंगे, जिसको पीछे के 5 इलेक्शंस में लगातार किया गया है। जो तैयारियां यहाँ हैं उसमें लॉजिस्टिक्स की तैयारियों से आयोग पूरी तरह से संतुष्ट है। यहाँ भी और दूसरे राज्यों में भी जहाँ हम जा रहे हैं सब तरीके की तैयारी हुई है और बहुत सख्त तरीके से ट्रेनिंग हुई है सबकी। और कभी आपको थोड़ा सा समय मिले तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, उसको भी नया किया गया है, वही जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मिले। किस पदाधिकारी को क्या काम करना है, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को जोड़ना है, हर मैनुअल में स्पेसिफिक लिखा हुआ है। आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो मेनू में जाइए, नीचे ई बुक्स मिलेंगी आपको, उसमें सर्च करने का भी मौका है आपको। आप लिखिए कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, जवाब देगी आप, तो उससे संतुष्ट है। एक राउंड और फिर फ्लाइट है। ठीक है, एक राउंड अभी लेंगे, इस साइड से शुरू करेंगे। ये जो है सज्जन, हाँ, उसके बाद आप लोग को लेंगे। हेलो, हाँ, मैं राघवेंद्र पांडे सर, रिपब्लिक भारत से। सर एक सवाल ये है कि जो वोटर लिस्ट को लेकर के है कि गांवों में भी लोगों के पास वोटर लिस्ट है, वही लोग जब शहरों में जाते हैं तो वहाँ भी कुछ 6 महीने या साल भर रहने के बाद वहाँ भी बनवा लेते हैं। यानी देखा जाता है कि 2-2 वोटर लिस्ट लोगों के पास होती है और वह वोटर लिस्ट एक्टिव भी रहती है, जिसके कारण क्रॉस वोटिंग या फर्जी ये चीज़ें आती हैं। हमारा सवाल ये है कि जो वोट प्रतिशत है वह इतना कम क्यों रहता है, उसके बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि कम से कम 90% वोटिंग हो उत्तर प्रदेश में, अगर जागरूकता है। और साथ ही अगर सारे वोटर लिस्ट सही हैं, एक्टिव हैं, तो ये संख्या में मतलब कमी क्यों है, इतना कम वोटिंग क्यों होता है, इस पर थोड़ा आप बताने का कष्ट करें। ठीक है, ठीक है, दैट लेडी, सर प्रीति श्रीवास्तव TV9 से। सर आपने कहा कि जो पार्टियां आई थी उन्होंने, कई पार्टियों ने EVM को लेकर सवाल किया और आपने कहा कि EVM में हम सुधार की बात कर रहे हैं, तो EVM में किस तरीके का सुधार आप लोग करेंगे? ठीक है, और आप, हाँ, इनको दे दीजिए। हाँ सर, मैं आलोक गुप्ता हूँ सहारा समय से। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की जो प्रोसेस चल रहा था उसकी क्या स्थिति है और फ्यूचर में क्या संभावनाएं हैं? ये सेकंड रो से आप इनको दीजिए। सर मैं संतोष शर्मा हूँ आज तक से। आपसे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मुलाकात की, तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उत्तर प्रदेश में तैनात किसी अफसर की भूमिका को लेकर के, उनकी निष्पक्षता को लेकर के सवाल किए हैं कि उनको हटाया जाए या उनकी वजह से चुनाव प्रभावित हो सकता है? राजीव जी, एक सवाल मेरा ये है, मैं अविनाश मिश्रा हूँ, स्वतंत्र पत्रकार हूँ। आपने कहा कि चुनाव में उत्सव सा माहौल हो, तो इसके लिए क्या तैयारियां हैं? क्या पुरानी कुछ इनको अनुमति दे रहे हैं, पोस्टर या झंडे लगाने की, कुछ ऐसा? लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दैट जेंटलमैन। सवाल ले लीजिए सर। सर वो पहले बात बोलेंगे, फिर आप करिए। नवदीप जी। हाँ प्लीज। आई एम MM मोहसिन फ्रॉम अवध नामा न्यूज़पेपर। लाइक सी, अभी आपने जो एक एग्जाम्पल शेयर किया है कि यूथ की जो संख्या है वो काफ़ी इनकरेजिंग है, ऐसा कॉम्प्लीमेंट फॉर द होल ऑफ द कंट्री। तो क्या इलेक्शन कमीशन इस बार, वो 18+ है, उसमें से एक मेजॉरिटी है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होगी, इंटरमीडिएट बोर्ड, स्टेट बोर्ड, ICSE एंड CBSE। सो क्या कुछ उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन करेंगे कि दैट शुड बी प्रैक्टिकली इनकरेज्ड, वोटिंग शुड बी, परसेंटेज कुड बी इनकरेज्ड? लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्सन हियर, आप बोलिए, उस माइक में बोलिए। राजीव जी, एक सवाल आपसे ये है सर, मैं आज अखबार से सुरेश यादव। सर 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें, हेलो जी जी जी, 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें हवाई मार्ग और ये उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहा हूँ सर, हवाई मार्ग और ये व्हीकल से कितनी मात्रा में जो है कैश पकड़ा गया था और कितने लोगों पर पकड़ा, कितनी कार्रवाई हुई थी 2019 में? देखिए, आधार से लिंकिंग के बारे में पूछा पहले प्रश्न।
अभी हमारे टाटा में हमने प्रक्रिया जो कानून में परिवर्तन हुआ था 2022 या 23 में, उससे सीडिंग का कार्य शुरू किया है, आधार कलेक्शन का कार्य शुरू किया है, लिंकिंग का कार्य अभी नहीं है। अभी जो 1 अप्रैल तक उसको कलेक्ट करने की टाइम है, जो 24 के बाद हो। ऑफिसर्स की, किसी पर्टिकुलर ऑफिसर की भूमिका के बारे में हमसे किसी ने कोई सवाल नहीं किया, किसी ने नहीं पूछा। ईवीएम अपने आप में, मैंने नहीं कहा सुधार, ईवीएम अपने आप में बहुत सुदृढ़ हैं। करीब करीब हर स्टेज पे पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं। जो रिजल्ट्स आते हैं वो अपने आप में उसका प्रमाण है। मतलब अगर कहा जाए तो परिणाम ही प्रमाण है। हर जगह में रिजल्ट्स आप देख रहे हैं लास्ट उसमें, तो वो ऐसे तो नहीं आ सकते अगर ठीक ना हो। हर बूथ के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता होता है मोटा मोटी कि कैसे वोटिंग हुई है, वो उसी तरीके के रिजल्ट्स निकलते हैं, सबको पता है। और कम से कम 30 के करीब ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं। इसको भी आप पढ़िए। इसको हमने अभी करीब 100 से ऊपर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनका जवाब वेबसाइट पे दिया है। FAQs जिसको कहते हैं हम लोग। कुछ भी चीज़ देखिए आप उसमें, आप सोच के देखिए क्या पूछना चाहते हैं, उसका आंसर उसमें मिलेगा। नहीं मिले तो हमें लिखिए, वो भी क्वेश्चन आपका फ्रेम करके उसका लिखित उत्तर वहाँ दे देंगे। और कम से कम 30 माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे निर्णय हैं जो उसको सब चीज़ सुनने के बाद अपना निर्णय दे चुके हैं उसकी कंटिन्यूएंस के बारे में। उसकी भी कॉपी, एक पूरी बुकलेट छपा के हमने अभी वेबसाइट पे डाली है। लीगल हिस्ट्री ऑफ EVMs, वो भी आप पढ़ने की कोशिश करें। जो यूथ है, यूथ के ऊपर में आयोग ने बहुत काम भी किया है नंबर बढ़ाने के लिए, और अब ये भी काम कर रहे हैं कि उनको यूथ अपैथी से बाहर निकालें। उनके मन में धारणा ना आए कि मेरे वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत लोग दे जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और यूपी में भी मुझे उम्मीद है कि यूथ जरूर आगे आएंगे, शहरी क्षेत्र में, देहात में, सब जगह में। उत्सव का माहौल इस तरह से बना रहे हैं कि पोलिंग स्टेशंस को कहा जा रहा है कि पहले सारी सुविधाएं प्रदान करें। जो लोग वोट देने आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो। क्यू का इंतजाम थोड़ा बेटर करें, कुर्सी रखें। ये भी कहा जा रहा है कि अगर पोलिंग स्टेशन में क्यू लगी है तो उसके बीच बीच में कुछ कुर्सी रख दें, ताकि लोग एक ही बार में 1 घंटा ना खड़ा रहना पड़े। हर 10 नंबर पे जैसे म्यूजिकल चेयर होती है, एक चेयर पे बैठ गए, फिर 10 मिनट बाद खड़े हो गए। पानी की व्यवस्था करें, शेड लगाएं, किसी तरह से आ जाएं बस आप लोग। हमारा आपसे यही अनुरोध है। धन्यवाद।